देखिएगा इसको, ये आपके पास एक रॉड है, समझिए इस रॉड को मैंने यहां पर ऐसे रख दिया, ठीक है, ये रॉड को मैंने यहां पे ऐसे रख दिया और यहां पर मैंने एक बॉल ली, मैंने एक बॉल ली और इस बॉल को मैं इसको हिट कर रहा हूं। बचपन में आपने पेन फाइट तो जरूर देखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे हिट करूंगा यहां से, तो देखो क्या होगा, इस पेन के साथ क्या होगा, अगर ये 100% स्मूथ सरफेस होती, देखो इसको अगर हम ऐसे हिट करेंगे, इसको ऐसे अगर हम हिट करेंगे तो क्या होगा इस पेन के साथ, ये पेन अपनी एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगी भी, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। मतलब इसके पास दो मोशन होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा और एक रोटेशनल मोशन होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना बीएन राय आज लेकर आया हूं रोटेशनल मोशन का 8वां लेक्चर और आज हम मोटा मोटा बात करने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन के बारे में। अगर लास्ट लेक्चर की बात करें, लेक्चर नंबर 7 की बात करें, तो हमने कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं और उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यह सीखा था। फिर हमने लीनियर मोमेंटम देखा था कि अगर कहीं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो और एक सिस्टम हो जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, 3 ऑब्जेक्ट हो और उसका अगर हमको लीनियर मोमेंटम लिखना हो तो हम उसका लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे। भाई लीनियर मोमेंटम के बाद बात आ जाती है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, उसका 1-2 क्वेश्चन लगाया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से भी करने के लिए। और फिर हमने देखा था अपना काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। थोड़ा सा उन्हीं चीजों को रिकॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड और फिर पढ़ेंगे प्योर रोलिंग मोशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन का नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए जब तक आपका लेक्चर चल रहा है, क्योंकि चैप्टर बहुत सीरियस है और आपका सीरियस अवेयरनेस चाहिए तभी ये चैप्टर दिमाग में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए भैया बात करते हैं। अगर हम अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था कि भाई साहब कोई भी स्थिति परिस्थिति और लीनियर मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है, वो हमेशा m इंटू वी सी एम के बराबर होता है। लेकिन अगर वही एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर देते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रही है और भाई साहब आपको यहां एक रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से ए पॉइंट दूर आपको क्या करना है, आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस बॉडी का। और ये बॉडी ओमेगा से केवल घूम ही नहीं रही है, ये वी रफ्तार से या वी सी रफ्तार से आगे की तरफ जा भी रही है। इसका टोटल मास कितना है, इसका टोटल मास m है। तो जब एंगुलर मोमेंटम लिखने की बात आती है तो हम एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं I इंटू ओमेगा। क्या लिखते हैं भैया, I इंटू ओमेगा प्लस m इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या लिखते हैं भाई, L वेक्टर इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा प्लस m इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिखा जाता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन कैसे आई थी इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। और फिर जब एंगुलर मोमेंटम को लिखने की बात आई तो हमने इसको वर्ड्स में ऐसे लिखा, क्या भाई लिखा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज अंडर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, एंगुलर मोमेंटम जब आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी with respect to center of mass plus angular momentum of center of mass, angular momentum of center of mass with respect to a। ये हमने पढ़ा था, ये हमने सीखा था, ये हमने समझा था। बहुत बढ़िया सर। चलिए उसके बाद कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका था, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बेटा जी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में, जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वीसी का
स्क्वायर। ये आपके पास हो जाता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब इसको वर्ड्स में लिखा जाएगा तो ये क्या होगा? इस काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाई साहब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने सीखा था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, और वो वी रफ्तार से आगे जा रहा है या वीसी रफ्तार से आगे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पर अगर आप बैठकर देखोगे तो जो पार्टिकल होगा वो गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर उसी को ग्राउंड फ्रेम में देखोगे, जैसे अगर मैं कहूं यहां पर मेरा एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो भाई एक तो इसकी रफ्तार इधर होगी, अगर ये r पर है तो ओमेगा r, और दूसरी रफ्तार इसकी इधर क्या होगी? इधर इसकी एक और रफ्तार होगी, दैट इज नोन एज vc। ये आपका ओमेगा r होगा और ये vc होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी नेम्ड एज द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो दो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है, एक vc से होती है, दैट इज 1/2 इंटू m इंटू vc स्क्वायर, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक इसके गोल गोल घूमने की वजह से ओमेगा r से ये गोल गोल घूम रहा है, एक इसके गोल गोल घूमने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिखा जाता है 1/2 इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में बढ़िया से डिटेल में पढ़ा था, समझा था। अब उसी कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिखकर देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है। क्या है भाई साहब? एक हॉलो सिलेंडर है जो एक ट्रैक के ऊपर कुछ रफ्तार से गोल गोल घूम रहा है, कुछ ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, और कुछ वी रफ्तार से आगे की तरफ भी जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास हॉलो सिलेंडर हो गया जो एक ट्रैक के ऊपर रखा हुआ है, और वो ट्रैक आपका ये रहा भाई, ये रहा आपका वो ट्रैक। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। ये इसका सेंटर हो गया, और ये इस सेंटर के अबाउट ओमेगा से गोल घूम रहा है और वी रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है। वी रफ्तार की वैल्यू मैं आपको कह दूं कि ये आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और मैंने आपको कह दिया ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। कितना दे रखा है भाई? 2 रेडियन पर सेकेंड, और मैं कह रहा हूं कि इसका रेडियस आपको दे रखा है 3 मीटर। रेडियस आपको दे रखा है, इसका कितना रेडियस दे रखा है आपको? 3 मीटर। सर आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसका मास 4 kg हो तो बताओ, तो क्या बताना है? इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है यहां से 2 मीटर नीचे और इस ए पॉइंट के अबाउट। पहला काम क्या लिखना है? इस ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो जब ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने की बात आएगी, L of this particular angular of this particular hollow cylinder with respect to A, तो जब इसको लिखा जाएगा तो सबसे पहला हिस्सा क्या लिखेंगे? सबसे पहला हम लिखेंगे भैया एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस hollow cylinder है, of this hollow cylinder about its center of mass, that is I into omega। तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल दिया जाए, हॉलो सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मास आपको दे रखा है 4 और r की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो ये 3 into 3, तो मतलब ये आपके पास हो जाएगा कितना? 36। बहुत अच्छा। तो भाई I की वैल्यू आ गई आपके पास 36, और ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो हमने कह दिया 2। अब देख लिया इसका डायरेक्शन, ए पॉइंट के अबाउट अगर इसका आप डायरेक्शन देखेंगे तो इनवर्ड है भाई साहब। ये वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो भैया ये तो हो गया अपने पास इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अब क्या करेंगे? अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे अबाउट ए, तो भाई mvr हो जाएगा। तो मास दे रखा है आपके पास 4, रफ्तार दे रखी है 5, और भाई साहब ये जा रहा है इधर, तो ए पॉइंट के अबाउट कैसा एंगुलर मोमेंटम देगा? तो इनवर्ड एंगुलर मोमेंटम देगा। ठीक है भाई, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ए से इस वी का? तो ये दे रखा है 2, और भाई दोनों एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड हैं, तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये आपके पास हो जाएगा 72, और ये 4 5 20, 20 दूना 40 हो जाएगा ये, और ये आपके पास हो जाएगा 2 और 7 4 11, 112 न्यूटन मीटर सेकेंड। ये आपके पास हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, डायरेक्शन इसका क्या होगा? सर
सर डायरेक्शन इसका इनवर्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। बहुत बार बच्चा सोचता है भाई साहब ये जा तो आगे पीछे रहा है, अगर ये जा आगे पीछे रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड कैसे आ रही है। तो याद रखिएगा रोटेशनल वेक्टर्स हैं ये, ठीक है, और रोटेशनल वेक्टर्स की डायरेक्शन रोटेशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। रोटेशनल वेक्टर्स की डायरेक्शन रोटेशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ओमेगा की बात करेंगे तो ये ऐसे गोल घूम रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अगर इधर घूम रहा होता तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाती, ठीक है। उसी हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन लिखी गई है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि भाई ये बताओ कि इस इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर इस इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ ले तो आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे। तो हम जानते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। खत्म, बात हो गया, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आई की वैल्यू आपके पास 36 और ओमेगा आपके पास कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप भाई सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो 1/2। मास दे रखा है इसका 4 kg, रफ्तार दे रखी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इस 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये आपके पास 72 हो जाएगा और ये आपके पास 50 में 25, 25 दूना 50 हो जाएगा और फिर उसके बाद 2 और 7 5 12, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 122 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, जिसमें से 72 जूल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है इसके रोटेशन की वजह से और 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है इसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये सारे बेसिक्स हैं जो आने वाले अगले अच्छे क्वेश्चंस को बहुत डिसेंटली सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम लिखना और काइनेटिक एनर्जी लिखने की कहानी। तो अब हम कहें कि भैया हम आपको एक सवाल दे रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड। मास्टर साहब क्या सवाल दे रहे हो, तो थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये आपके पास एक रॉड है, समझिए इस रॉड को मैंने यहां पर ऐसे रख दिया, ठीक है, ये रॉड को मैंने यहां पे ऐसे रख दिया और यहां पर मैंने एक बॉल ली, ये मैंने एक बॉल ली और इस बॉल को मैं इसको हिट कर रहा हूं। बचपन में आपने पेन फाइट तो जरूर देखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे हिट करूंगा यहां से, तो देखो क्या होगा, इस पेन के साथ क्या होगा। अगर ये 100% स्मूथ सरफेस होती, देखो इसको अगर हम ऐसे हिट करेंगे, इसको ऐसे अगर हम हिट करेंगे तो क्या होगा इस पेन के साथ, ये पेन अपनी एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगी भी, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। मतलब इसके पास 2 मोशन होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा और एक रोटेशनल मोशन होगा। एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा और एक कौन सा होगा, एक रोटेशनल मोशन होगा। इसके कॉन्सेप्ट को एक बार और दोबारा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा, कि ये आपके पास पेंसिल है, ठीक है, इसको हम एक रॉड की तरह ट्रीट कर रहे हैं और भाई ये मेरे पास एक बॉल है जिसको मैं ऐसे हिट करा रहा हूं। तो देखो क्या हुआ भाई, देखो भाई इसको ध्यान से समझना, देखो क्या होगा। जब इसको मैं हिट कराऊंगा, जब इसको मैं ऐसे हिट कराऊंगा तो ये पेंसिल आगे भी जा रही है और भाई साहब बॉल भी आगे जा रही है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम भी रही है। तो सर इससे भी सवाल बनेगा क्या? हाँ डेफिनेटली एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन बनेगा जो आपका दिमाग, आपके सोचने का प्रोसेस सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा, ताकि आप रोटेशनल मोशन के किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना। ठीक है, तो चलिए सर कहानी को शुरू करते हैं। जो हमने देखा इसी से हम अपना एक क्वेश्चन बनाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या बनता है सर? हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि अपने पास एक रॉड है। क्या है भैया? हमारे पास एक ये रॉड है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं इस रॉड का मास दे रखा है आपको 4 kg और इसकी लेंथ भी दे रखी है आपको, इसकी लेंथ दे रखी है आपको मान लीजिए 4 मीटर। ठीक है, और भाई साहब आपके पास ये एक बॉल है जो कहीं यहां से आ रही है। ठीक है, चलिए भाई ये आ रही है कितनी रफ्तार से? ये आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और इसका मास दे रखा है आपको, इसका मास दे रखा है आपको 1 kg। ठीक है भाई, इसकी रफ्तार दे रखी है 10 मीटर, मास दे रखा है 1 kg और ये इससे टकराती है, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन के समय पे मैं एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं जिसका नाम है बेटा जी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और मैं कह दिया कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है भाई। ये जो रॉड है ये यहां रुकी हुई है, कुछ नहीं हो रहा। तो आपसे सवाल पूछा गया कि अगर ये बॉल इससे टकराएगी,
अगर ये बॉल इससे टकराएगी तो सबसे पहला सवाल ये बनकर आता है कि इस रॉड के साथ क्या होगा। ये रॉड यहां पर हिंज नहीं है, ये पॉइंट मार्क करने का मतलब है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये हिंज नहीं है, ये इसको हिट करेगा तो क्या होगा, तो होगा बस इतना सा कि ये रॉड इस अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से गोल घूमेगी भी, और भाई v रफ्तार से कुछ आगे भी जाएगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम लिख दे रहे हैं vc। ठीक है, चलो अच्छा भाई v लिख लो या vc लिख लो, ठीक है भाई। अच्छा ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो टकराने के बाद इसके साथ क्या होगा, तो भाई टकराने के बाद अगर इसकी बात करें तो इसकी रफ्तार टकराने के बाद हो जाएगी कुछ v डैश। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इसका vc क्या होगा, कितने ओमेगा से घूमेगा, और ये v डैश कितना होगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये था अपने पास बेसिक क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई साहब, निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि टकराने के बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, टकराने के बाद ये कितने ओमेगा से घूमेगा और कितनी रफ्तार से आगे जाएगा, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हम कह रहे हैं कि देखो टकराते समय इसकी स्थिति परिस्थिति क्या होगी। तो जब हम टकराते समय इनकी स्थिति परिस्थिति चेक करेंगे भाई, तो हमको देखो क्या मिलेगा कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास रॉड थी। जब इस रॉड से हमारी ये बॉल टकरा रही है, तो टकराते समय क्या हो रहा है, टकराते समय ये बॉल इस रॉड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रही है, और ये रॉड इस बॉल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रही है। मतलब नेट फोर्स ये दोनों मिलकर कितना जनरेट कर रहे हैं, शून्य जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद भाई साहब, उसके बाद हमारी रॉड जो है भाई देखो, हमारी ये जो रॉड है, ये रॉड का कुछ अपना सेंटर ऑफ मास की रफ्तार आ जाएगी vc, और ये कुछ ओमेगा से गोल घूम रहा होगा, और ये जो हमारी बॉल है इसकी रफ्तार हम कह दे रहे हैं, इसकी रफ्तार हो जा रही है बच्चा, इसकी रफ्तार हो जा रही है हमारी v। तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको v निकालना है, vc निकालना है, और ओमेगा कैलकुलेट करना है। डेटा हमको गिवन है, तो हमारे पास 3 अननोन है, तो हमको कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, चलो तो अब उन इक्वेशंस के बारे में सोचते हैं कि वो इक्वेशंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि क्या इसके ऊपर इनिशियली कोई फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था। जब ये इससे टकराया तो इसने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, रॉड ने तुरंत बॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, और इस बॉल एंड रॉड के कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो मुझे ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। और जैसे ही हमको नेट फोर्स 0 दिखाई दिया, देखो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो जैसे ही हमको इसका नेट फोर्स 0 दिखाई दिया, हम कह देंगे कि भैया इनका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब है कि P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था सर, इनिशियल मोमेंटम आपके पास था 1 × 10, क्या बात है। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया भाई, ये जो आपका 1 kg वाला बॉल था, इसका रफ्तार हो गया कितना, इसका रफ्तार हो गया v। ठीक है भाई, और इसकी रफ्तार इधर कितनी हो गई vc, और इसका मास कितना है, रॉड का मास अपने पास 4 kg है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 × vc। मतलब अपने पास पहली इक्वेशन निकल कर आई, क्या निकल कर आई, 4vc + v = 10। दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए, दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए। ये रहा आपके पास, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर अगर ये ओमेगा से गोल घूम रहा है, तो उसकी वजह से इसका कोई अपना लीनियर मोमेंटम नहीं एसोसिएट होगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वजह से इसकी रफ्तार तो आएगी ना v, दैट इज v = r ओमेगा। अरे पार्टिकल का मास भी है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका जितना हिस्सा इधर जा रहा है उतना ही हिस्सा इधर जा रहा है, तो जितना लीनियर मोमेंटम आगे एसोसिएट होगा इसके गोल घूमने की वजह से, उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ भी एसोसिएट होगा, और नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसी वजह से जब हम ओमेगा से घूम रही बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, तो वो m × v COM ही लिखते हैं। ठीक है,
चलो भाई, ये अपने पास एक कहानी हो गई, ये अपने पास एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या? दूसरी इक्वेशन हमको ये पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज ई, इट इज गिवन एज 1/2, और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब हम बात करेंगे इस पॉइंट की जहां पर कोलिजन हो रहा है, तो इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इस पॉइंट की दो रफ्तार है। एक है आपके पास वीसी जो इसको ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा है, और दूसरा क्या, ये ओमेगा से गोल घूम रहा है, तो आर ओमेगा। तो ये लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है, तो ये लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी सर। और अगर 2 मीटर हो जाएगी, ये आपका ओमेगा हो जाएगा, तो हम यहां पर इसकी रफ्तार क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा। तो जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा वीसी प्लस 2 ओमेगा माइनस वी, वीसी प्लस 2 ओमेगा माइनस वी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? दैट इज 10। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, तो अब यहां से क्या मिलेगा? अब यहां से आपके पास हो जाएगा VC प्लस 2 ओमेगा माइनस V इक्वल्स टू 5। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। क्या बात है, दो इक्वेशन हो गई भैया, एक इक्वेशन A हो गई और इसको हम बना दे रहे हैं इक्वेशन B। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड इक्वेशन हमको चाहिए ही चाहिए होगी, और अभी हमने एक बात और देखनी है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या भाई साहब यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? वो हमको कैसे पता चलेगा? वो हमको टॉर्क देखने के बाद पता चलेगा, कि जब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे भैया? पढ़ चुके हम लोग पहले रोटेशनल मोशन के शुरुआत में ही, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस अगर 0 है, नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस अगर 0 है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अपन लिख सकते हैं क्या? अपन लिख सकते हैं L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। बट ये चेक करना पड़ेगा कि क्या नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है, और अगर है तो किस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट है, किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट है। तो देखो भाई, अगर आप यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, इस जगह पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, और आप यहां पर देखो क्या हो रहा है कि भाई इधर नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा है, ये मेरा पूरा एक सिस्टम है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से यहां पर कोई टॉर्क नहीं आएगा, इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी यहां पर कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो मतलब इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा भाई? हाँ, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मैं कोई और रैंडम पॉइंट बना लूं और रैंडम पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम देखूं, तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? इसकी वजह से जितना आउटवर्ड है, इस एन की वजह से उतना इनवर्ड होगा टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट जितना टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जितना टॉर्क आउटवर्ड होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से उतना ही टॉर्क क्या होगा? उतना ही टॉर्क इनवर्ड होगा। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। मतलब इस रॉड पे अगर आप कोई सा भी पॉइंट मान लो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क मेरा 0 होगा। मतलब इस रॉड पर किसी भी पॉइंट के अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, इस रॉड के अलावा अगर मैं कोई पॉइंट मान लूं, तो अगर मैं इस रॉड के अलावा कोई पॉइंट मान लूं, तो पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है अपने को। जब हम सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे तभी हम क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, ढंग से समझ पाएंगे। तो अगर मैं यहां कोई पॉइंट मान लूं, तो इस एन से जितना टॉर्क आउटवर्ड आएगा, दूसरे वाले एन से उतना ही टॉर्क इनवर्ड जाएगा, तो नेट टॉर्क 0 होगा। मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन का बेसिक ज्ञान क्या है? तो सर बेसिक ज्ञान है आपके पास, क्या कि किसी भी पॉइंट के अबाउट, इस कंडीशन में किसी भी पॉइंट के अबाउट, देखिए किसी भी पॉइंट के अबाउट आपका जो नेट टॉर्क है बच्चा, वो कितना है? वो नेट टॉर्क आपका 0 है। किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, और अगर नेट टॉर्क 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अब आपको चुनाव सही करना है पॉइंट का, जहां से आपकी कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबली आसान हो जाए। ठीक है, तो चलो भाई देखो क्या करें भाई, हम कौन सा पॉइंट चुने? आ जाओ चुन लेते हैं, देख लेते हैं भाई। मैं कह रहा हूं ना, आप इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो।
इस पॉइंट के अबाउट अगर आप अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। तो देखो ये जब इधर आ रहा था, ये आपका वो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ये जब इधर 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आपका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये यहीं से पास करता हुआ नजर आ रहा है, तो एल इनिशियल आपका कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अच्छा, एल फाइनल भी शून्य हो जाएगा क्या? ना, एल फाइनल शून्य नहीं होगा। क्यों भाई? एल इनिशियल 0 होना समझ आया, ये तो दौड़ ही नहीं रहा था, ये तो भाई साहब दौड़ ही नहीं रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी नहीं, एमवीआर परपेंडिकुलर होता है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। लेकिन जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, जब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो भाई इस v की वजह से इस पॉइंट के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अरे भाई ये ओमेगा से गोल घूम रहा है, तो इसकी वजह से ए पॉइंट पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इनवर्ड होगा, और ये वीसी से आगे जा रहा है, तो इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आउटवर्ड होगा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर आपको रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? तब आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे भैया? तो जब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो बॉल का तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, और मोशन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल है, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ए, जिस भी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। तो भाई आई इंटू ओमेगा, तो भाई रॉड का कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर बाई 12। क्या हो जाता है? ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ठीक है, इनवर्ड वाले को अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे, देखो अगर हम ओमेगा वाला इनवर्ड है, इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, तो वीसी की वजह से आउटवर्ड हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी 2 के बराबर है। पूरे रॉड की लेंथ 4 मीटर है, तो ये लेंथ मेरी 2 हो गई। और अब मैं इसको सॉल्व करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? मुझे मिल जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, ये अपना वीसी है, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू m इंटू 2m इंटू वीसी। इस m से ये m कट गया, l की वैल्यू आपको 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू वीसी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा, और भाई 2 से ये 2 2 4 हो जाएगा, तो वीसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 ओमेगा बाई 3। ठीक है, या ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, आपके पास 3vc बाई 2। सिंपल, बहुत बढ़िया। ये आपके पास हो गया तीसरा इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर सी। पहली इक्वेशन जो है वो किसके फॉर्म में है? पहली इक्वेशन वीसी और वी के फॉर्म में है। दूसरी इक्वेशन वीसी प्लस 2 ओमेगा माइनस वी इक्वल्स टू 5 है। अरे भाई साहब समझ आ रहा है? तो क्या यहां से ओमेगा की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू अपने पास है 3vc बाई 2, तो हम क्या कर रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सी इन इक्वेशन बी। ठीक है, तो जब इक्वेशन सी की वैल्यू बच्चा बी में उठा के रखी जाएगी, भैया 2 ओमेगा की जगह कितना लिख देंगे? 2 ओमेगा की जगह डायरेक्टली लिख देंगे 3vc। तो क्या मिलेगा अपने को? 3vc, vc 4vc, और ये आपके पास हो जाएगा 4vc माइनस v इक्वल्स टू 4vc माइनस v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 5। ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन, जिसको अपन चाहे तो डी इक्वेशन के नाम से रख सकते हैं। और डी और ए को हम सॉल्व कर दें, डी और ए को अगर हम सॉल्व कर दें, तो हमको वीसी मिल जाएगा, वीसी मिल जाएगा तो हमको वी मिल जाएगा, और अगर हमको वी मिल गया तो हमको ओमेगा निकालने में कोई कठिनाई नहीं है भाई। ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले कहानी को आगे लेकर चलें सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कई बार आपसे पूछ लेगा कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, इनिशियल कितनी थी पूरे सिस्टम की, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, अलग अलग है? तो क्यों है? क्या एनर्जी कंजर्व नहीं है? अलग अलग है तो सेम क्यों है? अलग अलग है तो भाई क्यों अलग है? क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आ रही है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? वो सब हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जो आपके कंटेंट को बहुत शानदार, बहुत बड़ा कर देगा अगर आप ढंग से सोचोगे तो चलो भाई, अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें? ए और डी को सॉल्व करें, तो ए मेरे पास कितना है? ए मेरे पास है भाई 4vc प्लस v,
4vc प्लस v इक्वल्स टू 4vc प्लस v इक्वल्स टू आपके पास है बच्चा 10। ये आपका इक्वेशन ए है। मैं कह रहा हूं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 8vc इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और 5 15, तो vc की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/8। vc की वैल्यू कितनी आ गई? vc की वैल्यू आ गई 15/8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ओमेगा कितना आ जाएगा? अगर हम ओमेगा की बात करें यहां से तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास हो जाती है 3 इंटू VC बाई 2, तो मतलब 15 दूना 30 या 45, तो ये आपके पास हो जाएगा 45/16 रेडियन पर सेकेंड। 45/16 रेडियन पर सेकेंड। अपने को VC पता चल गया, अपने को ओमेगा पता चल गया, अब हमको निकालना है V। तो भैया V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये क्या करो 4VC इक्वल्स टू 10 माइनस, या V इक्वल्स टू 10 माइनस 4VC लिख दो। तो V इक्वल्स टू अगर 10 माइनस 4VC लिखोगे तो 10 माइनस 4 VC की वैल्यू कितनी दे रखी है? VC की वैल्यू आपको दे रखी है 15 इंटू 15/8, तो ये आपके पास हो जाएगा 80, और ये आपके पास 15 या 45 चौक को 60 डिवाइडेड बाई 8, तो 80 में से 60 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 20/8 V इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 से 5/2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है। रफ्तार घटकर कितनी हो गई? रफ्तार घटकर बॉल की आधी हो गई। पहले कितनी थी? 5 थी कि 10 थी भाई? कितनी थी भाई? देखो भाई पहले कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी, और 10 मीटर पर सेकंड से घटकर 10 मीटर पर सेकंड से घटकर कितनी हो गई? 5/2 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन जो रेस्ट में था उसकी रफ्तार बढ़ गई, उसके पास 2 काइनेटिक एनर्जी आई, एक ओमेगा घूमने की वजह से रोटेशनल, और एक वीसी रफ्तार से आगे जाने की वजह से ट्रांसलेशनल। तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 मास कितना है? बॉल का मास दे रखा है अपने को, बॉल का मास दे रखा है अपने को कितना? 1 kg। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू V स्क्वायर, और V की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर। तो मतलब पूरे सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है आपके पास 50 जूल। कितनी है भाई? ये आपके पास है 50 जूल। और जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, तो जब बॉल की आप एनर्जी लिखोगे तो बॉल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 1 इंटू 5/2, मतलब 25/4। मतलब आपके पास बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई 25/8 जूल। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद गोल घूमने की वजह से 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 इंटू आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 12। मास आपको रॉड का कितना दे रखा है? रॉड का मास आपको दे रखा है बेटा जी 4 kg। तो भैया ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, ml स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी? लेंथ आपको दे रखा है 4, तो ये आपके पास 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। डिवाइडेड बाई कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 12 हो गया भाई, बहुत बढ़िया। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई? ओमेगा की वैल्यू आई 45/16, तो ये हो जाएगा 45/16 इंटू 45/16। बहुत बढ़िया। और भाई इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा जी? वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 इंटू 4 इंटू वीसी का स्क्वायर। रॉड का मास 4 दे रखा है, और वीसी की रफ्तार कितनी है? 15/8, तो ये लिखा जाएगा 15/8 इंटू 15/8। ठीक है भाई, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 25/8। ठीक है, प्लस ये हमारे पास हो गया 4 चौक को 16, इस 4 से ये 4 कट गया, ये हो गया 4 चौक को 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपने पास हो जाएगा प्लस 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 12 दूना 24, और 24 इंटू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 2 दूना 4, और 8 चौक को 32 हो जाएगा, 15 में 225 डिवाइडेड बाई अपने पास कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 32। तो जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, तो भाई साहब जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल से ज्यादा आएगी या 50 जूल से कम? तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 से 4 8 32, 8 3 24,
तो भैया ये अपने पास इसको एलसीएम में लिख दिया जाए 24 इंटू 4, ठीक है। और यहां पर अपने पास हो जाएगा 25 इंटू 8 3 24, 4 2 8 4 3 12, 25 इंटू 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 45 प्लस 32। ये देखो ये कितना, ये 4 और 32 हो जाएगा 8, और 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, ठीक है। ये 3 हो जाएगा। 32 इंटू 3 जो होगा 24 इंटू 4 के बराबर होगा। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 225 इंटू 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखो भाई थोड़ा कैलकुलेटर चला लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 प्लस 225 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 31.25 जूल। देख रहे हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 31.25 जूल हो गई। मतलब मेरी एनर्जी कंजर्व नहीं रही, मेरी एनर्जी जितनी गायब हुई वो एनर्जी गई कहां, जो मेरी एनर्जी में कमी आई वो मेरी एनर्जी गई कहां। तो आप याद रखिए कि जब आपके पास इनिशियली क्वेश्चन मिला था तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था, 1/2 था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 होने का बेसिक सा मतलब है कि आपका जो कोलिजन था वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं था, और अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा तो आपका एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। भैया ये जो बॉडी है ये डिफॉर्म हो रही है, और डिफॉर्म होने के बाद पूरी तरह से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पा रही है इस कोलिजन के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो भाई हो क्या रहा है, कुछ एनर्जी लॉस कर जा रही है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जा रहा है इन द डिफॉर्मेशन फेज। अरे बात समझ आ रही है। इसी वजह से हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो अपनी निकल कर आई वो 31.25 जूल निकल कर आई, दैट इज लेस देन 50 जूल। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट सबको क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब? तो चले सर अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस पर बेस्ड देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस हमारे कैसे हो सकते हैं भाई। आइए देखते हैं सर, बहुत मजा आने वाला है। पूरा रोटेशनल मोशन आपके दिमाग में एक एक एनालिसिस सेट कर दी जाएगी। बस मुझे जो जरूरत है वो है आपके अवेयरनेस की। अगर आप अवेयर रहे तो भाई सब कुछ आपको फिट मिल जाएगा, सब कुछ आपको आपके दिमाग में सेट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो चलो भैया आ जाओ, कहानी को आगे बात कर लेते हैं, कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे एक सवाल और ऑफर कर दिए। क्या ऑफर कर दिए भैया कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास से 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये रॉड जो है ये घूम भी रही है, ये घूम भी रही है कितने से, ये घूम रही है ओमेगा इधर, या ओमेगा की डायरेक्शन को पलट देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये घूम रही है ओमेगा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकेंड से। कितने से घूम रही है, 4 रेडियन पर सेकेंड से। और अभी भी इसका मास जो है वही दे रखा है 4 kg, लेंथ अभी भी इसकी दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। और अब आपसे कह रहा कि आपकी जो बॉल टकरा रही है ना, वो बॉल पीछे से नहीं आ रही है, वो बॉल इधर से आ रही है और यहां हिट कर रही है इसको, और इसका मास दे रखा है आपके पास 2 kg, और इसकी रफ्तार इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इससे टकराती है। तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 हो, देखो एक और सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, कि अगर इसका कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है ये 1/2 दे रखा है, तो आप क्या करोगे सर? तब बताना है आपको कि टकराने के बाद इस बॉल की रफ्तार क्या होगी, टकराने के बाद ये रॉड कितनी रफ्तार से आगे की तरफ जाएगा और कितने ओमेगा से ये गोल गोल घूमेगा, अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसमें कोलिजन हो रहा है तो, ठीक है। तो देखो भाई कैसे रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में कोलिजन के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया गया, कैसे आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गया। और इसी वजह से जेईई एडवांस रोटेशनल मोशन से अच्छे सवाल पूछती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि एक क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर जो आप वर्क एनर्जी पावर से लेकर यहां तक पढ़ते आ रहे हो उन सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। चलिए भैया तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस कहानी को समझें, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है, ओमेगा ऑफ रॉड, और निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशंस में लिखूंगा, सॉल्व करके आंसर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। अरे ठीक है, चलो भाई, तो देखो आओ कहानी को समझते हैं यार। कहानी को क्या समझे भैया, कहानी को यह समझना है कि जब ये रॉड से ये दोनों टकराएंगे, जब ये रॉड से ये बॉल टकराएगी तो क्या होगा। जब ये रॉड से ये बॉल टकराएगी तो मैं कह रहा हूं टकराने के बाद इस बॉल की रफ्तार इधर हो गई भी, और इसकी रफ्तार इधर हो गई भाई साहब वीसी, और अभी भी ये इधर घूम रहा है किससे, ओमेगा डैश से। कितने से घूम रहा है, ओमेगा डैश से, या इसको कर दे ओमेगा नॉट और इसको हम कर दें ओमेगा डैश, ओमेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, बार बार डैश लगाना उल्टा पुल्टा लगता है। ठीक है, चलो भाई, ये ओमेगा नॉट 4 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से इधर आगे जा रही थी, ये इससे टकराते हैं भाई साहब। टकराते हैं तो क्या होगा, जब टकराएंगे तो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। ये इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अगर दोनों नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे तो पूरे सिस्टम को, दोनों बॉडीज को अगर हम एक सिस्टम मान ले रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो रहेगा। और अगर मेरा नेट फोर्स जीरो रहेगा भैया तो मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सिंपल सी बात मैं क्या लिखूंगा, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो जब इनिशियल मोमेंटम लिखने की बात आएगी तो मास कितना है रॉड का, अगर हम रॉड का लिखे तो रॉड का मास है 4 kg, रफ्तार इधर कितनी है 10। ठीक है भाई, अच्छा ये जो बॉल है वो इधर आ रही है, इसका मास कितना है 2 और इसकी रफ्तार कितनी है 10। ठीक है भाई, इसका लीनियर मोमेंटम कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपके पास ये रहा, फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, मास इसका है 4 kg, रफ्तार है इसकी vc, तो ये 4 × vc हो जाएगा। और ये बॉल की इधर रफ्तार है कितनी, इधर रफ्तार है v, तो मास कितना है 2, तो ये आपके पास 2v हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी 4vc - 2v इक्वल्स टू 4vc - 2v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अपने पास 40 और ये अपने पास 20, 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपके पास 20 हो जाएगा। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 2vc - v इक्वल्स टू 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, कोई कष्ट वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको कितना दे रखा है, ये आपको 1/2 दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है भैया, टकराने के बाद अगर बात करी जाए तो इधर वाले की जो रफ्तार होगी भैया, कहां टकरा रहा है, ये टकरा रहा है यहां से, ये टकरा रहा है यहां से 1 मीटर पे। अगर 1 मीटर पर टकरा रहा है तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, इधर r ओमेगा, तो r ओमेगा कितना, रेडियस आपका ओमेगा r हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 मीटर है, ओमेगा से ये गोल घूम रहा है तो ये r ओमेगा हो जाएगा। और भाई साहब ये इधर कितना है, ये इधर आपके पास टकराने के बाद कितना है, vc है। तो हम कह रहे हैं कि भैया इनका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो है आपका ओमेगा माइनस vc। क्या है भाई, ये है आपके पास ओमेगा माइनस vc। ठीक है भाई, तो ये यहां अपने पास vc है, ये ओमेगा माइनस, यहां लिख दिया हमने ओमेगा माइनस vc। ठीक है, अच्छा ये इधर आ रहा है कितने से, ये इधर आ रहा है v से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, ये इधर जा रहा है ओमेगा माइनस vc से। और भाई साहब ये हो गया अपने पास कितना, ये अपने पास आ गया इधर v। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस पॉइंट का देखो, इधर की तरफ इसकी रफ्तार कितनी है 10 और इधर की तरफ इसकी रफ्तार कितनी है, इधर की तरफ इसकी रफ्तार कितनी है 4 भाई, r ओमेगा। तो 10 इधर 4 इधर, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस इधर आ रहा है 10। ठीक है, 10 6 16, तो मतलब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा माइनस vc माइनस v इक्वल्स टू 8। ठीक है, अरे भाई ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, हमको 2 इक्वेशन मिल गई, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 अननोन है, ना तो हमको v पता, ना तो हमको vc पता, ना तो हमको ओमेगा पता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात, एक चीज रह गई, वो रह गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब हम लिखने चलेंगे तो भैया हमको किसी न किसी पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा। तो हम वो पॉइंट का चुनाव कैसे करेंगे, वो पॉइंट हमारा क्या होगा। तो हम कह रहे भैया ठीक है, देख लो, एक काम करो,
एक काम करो, इसी पॉइंट के अबाउट जहां कोलिजन हो रहा है उसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क देखो जीरो है कि नहीं है। भाई ये नॉर्मल रिएक्शन इनके कोलिजन की वजह से आए, पहले कोई फोर्स नहीं था, बाद में भी पूरे दोनों बॉल्स और रॉड दोनों मिला के एक सिस्टम है। अगर एक सिस्टम है तो भैया नेट फोर्स जीरो है, उसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देख रहे हो तो नेट टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस एन की वजह से यहां कोई टॉर्क नहीं आएगा, इस एन की वजह से देखो, इस एन की वजह से भी इस पॉइंट पे कोई टॉर्क नहीं होगा, इस एन की वजह से भी इस पॉइंट पर कोई टॉर्क नहीं होगा। और अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो इसी पॉइंट के अबाउट हम लिख लेंगे क्या, इसी पॉइंट के अबाउट लिख लेंगे बेटा जी हम एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। तो एल इनिशियल मेरा शून्य हो जाएगा क्या, देख लो भैया, अब यहां एल इनिशियल मेरा शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरी ये जो रॉड है ना ये गोल घूम रही है। हां, इस बॉल का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि ये बॉल उसी लाइन के अलोंग आ रही है जिस लाइन पर आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप लिख रहे हो। लेकिन भैया इनका तो अपना एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियली, कितना होगा, कितना होगा। तो जब किसी भी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल बॉडी का हमको एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं भाई, तब हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज आई इंटू ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रॉड का, तो रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाएगी तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यही निकाल दे रहे हैं, बार बार जरूरत पड़ेगा, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12। तो मास कितना है, 4, लेंथ कितनी है, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 8/3। ठीक है भैया, ये अपने पास हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 8/3। एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल लिखेंगे तो आई इंटू ओमेगा, तो 8/3। और इनिशियली कितने ओमेगा से गोल घूम रहा था, इनिशियली ये घूम रहा था 4 रेडियन पर सेकेंड से, डायरेक्शन था आउटवर्ड, तो मल्टीप्लाइड बाई हमने कितना कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई हमने 4 कर दिया। बहुत अच्छा भैया, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास आपको दिख रहा है ये भी आगे की तरफ दौड़ रहा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, और वो किसके बराबर होगा, मास है 4, रफ्तार है 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा प्लस, दोनों आउटवर्ड है, मास है 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 और रफ्तार है कितना, 10। ठीक है, इक्वल्स टू, जब आप एल फाइनल लिखने जाएंगे तो फिर क्या होगा, बॉल का कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, तो किसका आएगा, रॉड का आएगा। क्यों, क्योंकि रॉड का ओमेगा बदल गया भैया, अब ये ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड नहीं रहा, टकराने के बाद इसकी रफ्तार अब 10 मीटर पर सेकंड नहीं रही, वीसी की रफ्तार भी बदल गई। और अगर बदल गई तो भाई हम क्या करेंगे, अगर हमारी रफ्तार बदल गई तो हम फिर से फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा 8/3। ठीक है, और भाई ओमेगा का ज्ञान हमको नहीं है। और भैया देखो, क्या हमने कोई डायरेक्शन चेंज किया, नहीं भाई साहब, वीसी पहले मेरा सेंटर ऑफ मास इधर 10 से आ रहा था, अभी इधर जा रहा है, ओमेगा पहले भी मेरा ऐसे घूम रहा था, अभी भी मेरा ओमेगा ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो क्या हो जाएगा, अब अगर बात करेंगे, मास अपने पास रहा रॉड का 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रही 1, अरे ठीक है, और रफ्तार कितनी हो गई, रफ्तार हो गई वीसी। तो अब यहां से आप देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा 8 चौको 32/3 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 40 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 8 ओमेगा बाई 3 प्लस 4 इंटू वीसी। अच्छा, अब इसको देखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये अपने पास हो जाएगा 32 प्लस 4 दूना 8, 4 12, 120 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 8 ओमेगा प्लस 4 दूना 8, 4 12 वीसी डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 12 वीसी प्लस 8 ओमेगा इक्वल्स टू 120, 30, 150 और 152 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सी हो गई, आपके पास 3 इक्वेशन हो गए, आपके पास 3 अननोन हो गया। सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए और आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब आप इस हिसाब के क्वेश्चंस करेंगे, इस हिसाब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आप मानिए कि अब आप जेईई मेंस एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, अब आपकी मेहनत रंग ला रही। रोटेशनल मोशन के कठिन होने का बस एक ही कारण है और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक इकलौता कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरी मैकेनिक्स का होल सम है भैया। जितना पढ़े हो इधर रोटेशनल मोशन में आ जाएगा सब, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट, अभी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहां लग जाता है। और ये अपने में भी बड़ा चैप्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सबका फिजिकल सिग्निफिकेंस, सबकी कहानी। चैप्टर अपने में ही बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ ये बहुत सारे टॉपिक्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है।
और इसी वजह से ये चैप्टर कठिन हो जाता है, क्योंकि बच्चे का मैकेनिक्स, जो बेसिक मैकेनिक्स वाला पार्ट है, वही अच्छे से तैयार नहीं होता। अब किसी को, जिसको इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है उसका ज्ञान ही नहीं होगा, तो उसको ये चैप्टर कहां समझ आएगा यार, कभी नहीं समझ आने वाला। लेकिन एक अच्छा बच्चा क्या करता है, जब वो देखता है कि अरे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये कौन सी नई चीज है, वो तुरंत जाके पलट कर अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूरा तैयार करता है, और फिर उसके बाद यहां आ जाता है और फिर इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करता है। उससे क्या होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से रिव्यू हो जाता है, फिर से रिवाइज हो जाता है, और फिर यहां का क्वेश्चन उसको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। समझ रहे? तो इसी वजह से रोटेशनल मोशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यह था हमारे पास पूरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक अच्छा क्वेश्चन। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कह देगा कि ये जो बॉल इससे टकरा रही है, ये जो बॉल इससे टकरा रही है, ये टकरा के दोनों चिपक जा रहे हैं, या कह देगा कि एक बुलेट फायर कर दिया, तो आप सब कुछ वैसे रखोगे, कुछ नहीं बदलोगे। बस आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जगह 0 रख दोगे, और जैसे ही आपको 0 रखोगे ना, आपको वीसी मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे क्लियर? और वीसी आपको किसके टर्म में मिल जाएगा, ओमेगा और वी के टर्म में मिल जाएगा। फिर आपकी एक इक्वेशन बनेगी, और इसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। होता क्या है कि जब इस तरह के बुलेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब रॉड में पेनिट्रेट करने की बात आती है, तो जनरली किताबों में क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके उसका एक अलग सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, जिससे बस केवल आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप अपना आराम से जो ये बेसिक मेथड सीखे हैं, इसी मेथड से अप्रोच करिए और इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अपनी आगे की कहानी। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा स्टार्ट होता है, उस अगले हिस्से का नाम है बच्चा, उस अगले हिस्से का नाम है प्योर रोलिंग मोशन। क्या नाम है भैया? प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्योर रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, प्योर रोलिंग मोशन की जैसे ही बात आती है, तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, और वो बात है क्या? वो बात है भाई फ्रिक्शन की समझदारी। क्या है भाई? वो बात है अपने पास क्या? फ्रिक्शन की समझदारी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कितना समझदार है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की समझदारी। प्योर रोलिंग मोशन का क्या गेम है? देखो, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझना, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मेरे पास एक ये हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। ये हॉलो सिलेंडर हो सकता है, ये डिस्क हो सकता है, ये रिंग हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, चलो देखो, ये रखा हुआ है। ये क्या है कि ये ओमेगा से गोल घूम भी रहा है, और ये वी से आगे भी जा रहा है। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर किसी भी तरह की कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमको सिखाया जाता है, ऐसा हमको बताया जाता है, बिल्कुल। और जो सिखाया बताया जाता है वो पूर्ण रूप से सही है। तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट की 2 रफ्तार है, एक इधर है v, और भाई अगर इसका रेडियस r है, तो एक इधर की तरफ रफ्तार है कितनी? r ओमेगा। तो जब हम प्योर रोलिंग मोशन की बात करते हैं इन अ फिक्स्ड सरफेस, किस पर बात करते हैं? इन अ फिक्स्ड सरफेस। तो जब फिक्स्ड सरफेस में हम प्योर रोलिंग मोशन की बात करते हैं, तो भैया यहां पर किसी तरह की कोई स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर बॉडी का, चाहे ये हॉलो स्फेयर हो, चाहे ये सॉलिड स्फेयर हो, चाहे ये हॉलो सिलेंडर हो, चाहे ये सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे ये डिस्क हो, चाहे ये स्फेयर हो, ये कुछ भी हो, अरे बात समझ आ रही है? ये रिंग भी हो सकता है। इस पूरे पॉइंट का हर वो पार्टिकल जो इस जगह पर पहुंचेगा, उसकी रफ्तार 0 होनी चाहिए, और 0 तभी होगी जब मेरा v किसके बराबर होगा? जब मेरा v बराबर होगा किसके? r ओमेगा के। ठीक है भाई, जब मेरा v बराबर होगा r ओमेगा के, तो इस समय भाई साहब मेरा ये जो पॉइंट है, ये रिलेटिवली स्लाइड नहीं करेगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और इस तरह का मोशन जो होगा, ये कैसा होगा? ये मोशन मेरा होगा प्योर रोलिंग मोशन। कैसा मोशन होगा? प्योर रोलिंग मोशन होगा। लेकिन अब समझो, थोड़ा और डीप जाओ, थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास ऑफर होता है, और वो क्या ऑफर होता है कि आपसे कह दिया जाए कि ये एक बॉक्स है। देखिएगा, ये एक बॉक्स है, और ये बॉक्स एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और ये रही आपकी वो स्मूथ सरफेस। इतना स्मूथ है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, इस सरफेस का जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, दैट इज 0। ठीक है भाई, और ये जो है ना, ये इस पर आगे की तरफ जा रहा है कितनी रफ्तार से? v रफ्तार से। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है a, रफ्तार है v और एक्सेलरेशन है आपका a, और इसके ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक स्फीयर है।
या इसके ऊपर ये अपने पास स्फीयर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये आपके पास इसके ऊपर ये हॉलो सिलेंडर मान लो, कोई भी एक बॉडी मान लो, ठीक है, जिसका मास m है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, जिसका रेडियस आपके पास r है। ये क्या है? ये v रफ्तार से, या इसको कर लो, ये भाई बॉडी है, कोई अपनी स्फेरिकल बॉडी, इसको कर लो vc रफ्तार से आगे जा रहा है, और भाई इसका एक्सेलरेशन आपके पास ac दे रखा है। ठीक है, और ये ओमेगा से गोल घूम भी रहा है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आपको अल्फा दे रखा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि कंडीशन बताइए, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, वो सारी पॉसिबल कंडीशन बताइए जिसमें ये बॉडी इस प्लैंक के ऊपर रोल करेगी विदाउट स्लिपिंग। यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है। तो अगर रोल कर रही है बिना स्लिपिंग, तो इसका सिंपल सा फंडा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है, ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा, ठीक है, तो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, और ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी तो भाई वो तभी नहीं होगी जब इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी शून्य होगी। तो अगर मैं बात करूं बी की, तो बी की रफ्तार इधर की तरफ कितनी है? v है। ठीक है भाई, बी की रफ्तार इधर की तरफ v है। ए की रफ्तार देखो, ए की रफ्तार इधर की तरफ है भाई साहब कितना, इधर की तरफ है r ओमेगा, और इधर की तरफ है आपके पास vc। ठीक है, अगर मेरा vc माइनस r ओमेगा, ध्यान से देखना, vc माइनस r ओमेगा किसके बराबर हो जाए? किसके बराबर हो जाए? v के बराबर हो जाए। मतलब vc माइनस r ओमेगा की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, और इस इंस्टेंट पर ये v भी 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों साथ साथ चलेंगे, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। तो कंडीशन नंबर 1, दैट इज vc माइनस r ओमेगा, vc माइनस r ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर? मस्ट बी इक्वल टू v के बराबर। ठीक है, एक कंडीशन। अच्छा, और भी कोई कंडीशन है क्या मास्टर साहब? हाँ भैया, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, बहुत देर तक इसका ये v नहीं रहने वाला है, जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये v चेंज हो जाएगा। तो मतलब जिस रेट से अगर मेरा v चेंज हो रहा है, उसी रेट से अगर मेरा vc भी चेंज होगा, vc माइनस r ओमेगा भी चेंज होगा, तभी मेरी बात बनेगी, तभी भाई साहब इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। तो अब हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो देखो हम कह रहे हैं कि इस b वाले पॉइंट का इधर एक्सेलरेशन a है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आपके पास ac है, और इधर की तरफ कितना है? इधर की तरफ AC है, और इधर की तरफ है आपके पास R अल्फा। तो भैया जब मेरा AC माइनस R अल्फा किसके बराबर हो जाए? ये एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक के बराबर हो जाए, तब मेरा प्योर रोलिंग मोशन होगा भाई, तब कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। मतलब ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। ठीक है, अब इसी से ये हिस्सा डिराइव हुआ है। कैसे भैया? ये जो है इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये मेरा प्लैंक स्टेशनरी, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो मेरा अगर ये ओमेगा के साथ अल्फा भी एसोसिएट हो जाता है, तो अगर मेरा AC जो है वो R अल्फा के बराबर होता है, अगर मेरा इसका एक्सेलरेशन AC R अल्फा के बराबर होता है, तो यहां पर कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। जैसे आप साइकिल पैडल मारते हैं, साइकिल पे जितना तेज पैडल मारते हैं साइकिल उतना तेज भागती है। कैसे भागती है? कैसे भागती है भाई? क्यों भागती है? जब आप पैडल तेज मारते हो तो आप फोर्स लगाते हो, तो आप क्या दे रहे हो? AC दे रहे हो। और इस AC की वजह से साइकिल का पैडल चल रहा है, तो वो क्या बढ़ा रहा है? वो आपको दे रहा है एक अल्फा, और उस अल्फा की वजह से क्या हो रहा है? आपका ओमेगा बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका V बढ़ रहा है, वैसे ही आपका R ओमेगा बढ़ रहा है। अगर अब देखो, अब आप साइकिल चला रहे हो, एकदम दौड़ाते हुए फुल फॉर्म में साइकिल चला रहे हो, और अचानक से आप ब्रेक मार देते हो। जब आप ब्रेक मार रहे हो तो क्या कर दे रहे हो? ब्रेक मार रहे हो तो भैया इसकी R ओमेगा का मामला गड़बड़ा दे रहे हो, R ओमेगा घट जा रहा है। समझ आ रहा है? ब्रेक देखियो ना, वो पहिया जो ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, जब उसको ब्रेक मारते हैं ना भाई, तो ऐसे पहिया जकड़ लेता है, ओमेगा की वैल्यू तुरंत घटने लग जाती है, और ये V। और अभी हम ताकत से ही पैडल मार रहे हैं, अगर हम ताकत से पैडल मार रहे हैं तो हम V दे रहे हैं, तो हमारी साइकिल आगे की तरफ स्किड कर जाती है। अरे बात समझ आ रही है? ये साइकिल वाइकिल तो देखे ही होगे, गधा थोड़ी हो यार। ये सब चीजों को जब रिलेटिवली फील करोगे ना, तब जाकर फिजिक्स का मजा आएगा, तब जाकर फिजिक्स का भौकाल समझ आएगा। समझ आया? ये है अपने पास प्योर रोलिंग मोशन का मोटा मोटा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इसको बहुत बढ़िया से आराम से एक बार स्क्रीन पर ढंग से देख लीजिए। अगर कोई डाउट लगे तो बताइए भाई। तो अब रोलिंग मोशन को समझते हैं एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्या है भैया वो कॉन्सेप्ट, कि ये आपके पास एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये बॉल है। इस बॉल को देखिएगा ध्यान से, ये बॉल को मैं क्या कर रहा हूं,
इस बॉल को मैं बस केवल हॉरिजॉन्टल रफ्तार दे रहा हूं, मैं इसको ओमेगा नहीं दे रहा हूं। अगर मैं इस बॉल को हॉरिजॉन्टल रफ्तार दे रहा हूं तो हो क्या रहा है कि ये थोड़ी देर तक तो वो ये स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन एक जगह के बाद ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जा रही है। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे V0 रफ्तार दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, V0 रफ्तार दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, इनिशियली ये धीरे धीरे इसका ओमेगा बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आ रहा है कि जो मैंने रफ्तार इसको दी, अगर मैं इसको V रफ्तार दे रहा हूं तो एक समय के बाद इसका ओमेगा बढ़ रहा है और इसकी जो रफ्तार जो V मैंने दी वो घट रही है, और एक समय ऐसा आ जा रहा है कि V R ओमेगा के बराबर आ जा रहा है, और जैसे ही मेरा V R ओमेगा के बराबर आ जा रहा है ये रोल करने लग जा रहा है। समझो कॉन्सेप्ट को कि अगर मैं इसको ऐसे V रफ्तार दे रहा हूं, इसको मैं ऐसे V रफ्तार दे रहा हूं तो एक समय के बाद ये गोल गोल घूमने लग जा रही है, प्योर रोलिंग मोशन में आ जा रही है। समझना कॉन्सेप्ट को समझना बच्चा। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट बस इतनी सी बात कह रहा है कि अगर अपने पास ये कोई फिक्स्ड सरफेस है, देखो ये अपने पास एक कोई फिक्स्ड सरफेस है, इस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, हमने एक बॉल ले ली, ठीक है। ये बॉल हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर हो सकता है, ये हॉलो सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ये हॉलो सिलेंडर हो सकता है। मान लो मैंने कहा कि मैंने कोई बॉडी ले ली, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं कि इस बॉडी का मास आपको दे रखा है m, मास दे रखा है आपको m और रेडियस दे रखा है आपको r। मास दे रखा है m, रेडियस दे रखा है r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको kmr²। अच्छा, अब इसी k की वैल्यू अगर ये हॉलो स्फीयर होगा तो 1 होगी, अरे हॉलो सिलेंडर होगा तो 1 होगी, सॉलिड सिलेंडर होगा तो 1/2 होगी, हॉलो स्फीयर होगा तो ये 2/3 होगी, सॉलिड स्फीयर होगा तो ये 2/5 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है kmr²। ठीक भाई, मैं जिस सरफेस पर इसको रख रहा हूं ये सरफेस रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है म्यू। मैंने इसको बस केवल हॉरिजॉन्टल रफ्तार दी V0। कितनी रफ्तार दी, हॉरिजॉन्टल V0। और भाई समय के साथ क्या होगा, जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल रफ्तार V0 दूंगा, क्या होगा भाई, ये इस पॉइंट पर स्लाइड करने की कोशिश करेगा और इस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग जाएगा F = μmg। कैसे भाई, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, तो F जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा भैया, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, ये बराबर हो जाएगी μmg के। और क्या करेगा वो क्या करेगा, ये μmg, ये जो Fk = μmg लग रहा है, अगर मैं इसका नेट एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F/m हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ μg हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये जा इधर रहा है, और एक्सेलरेशन आपके पास हो गया माइनस μg। तो ये बताओ ये एक्सेलरेशन इस V0 को घटाएगा कि बढ़ाएगा, तो हर बच्चा आंसर कर सकता है कि सर इस V0 को घटाएगा। लेकिन आप एक और बात ध्यान से देखो कि ये जो फ्रिक्शन Fk = μmg लग रहा है, ये कैसा है, ये कैसा फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन इस बॉल को ऐसे ओमेगा से घुमाने की कोशिश करेगा। अरे क्लियर है, क्यों भैया, क्योंकि ये फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट करेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर टॉर्क जनरेट करेगा तो इस फ्रिक्शन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, ये एक्सेलरेशन इस V0 को घटा रहा है, और ये फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो इसके ओमेगा को बढ़ा रहा है, मतलब ये कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है अल्फा। तो सवाल पैदा होता है कितना एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है, तो मैं कह रहा हूं हम जानते हैं जैसे नेट फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वैसे ही नेट टॉर्क I इंटू अल्फा के बराबर होता है। तो I की वैल्यू अपने पास हो गई K × mr², और नेट टॉर्क कितना है, नेट टॉर्क है आपके पास μmg। नेट टॉर्क कितना है, μmg, फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r, दैट इज kmr²। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, kmr² क्या, हाँ kmr² इंटू अल्फा, ठीक है, kmr² इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया kmr² इंटू अल्फा। अब इस m से ये m कट जाएगा, इस r से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी μg/k इंटू r। अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास μg इंटू k/r। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को किसी तरह की कोई समस्या हुई होगी। जैसे आपका नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, वैसे ही आपका नेट टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा के बराबर होता है, I इंटू अल्फा के बराबर होता है। यहां से अल्फा की वैल्यू हमने निकाली μg/k इंटू r।
ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, यहां तक कहानी क्लियर है। लेकिन आप करना क्या चाहते हो, ये सब आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? ये सब बस हम इस वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं भैया कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इस बॉल को इस सरफेस के ऊपर v नॉट रफ्तार दे दें तो ये कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग मोशन में आ जा रही है। और क्या जानना चाहते हैं? और जानना चाहते हैं कि जिस जगह से ये रोलिंग मोशन में आना स्टार्ट कर रही है उस समय इसकी रफ्तार, इसके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या है, इसका ओमेगा क्या है। और जानना चाहते हैं कि भैया कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये क्या करने लग जा रही है, ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जा रही है। और हम जानना चाहते हैं कि भैया कितना वर्क हुआ, इस फ्रिक्शन ने कितना काम परफॉर्म किया, ये सब कुछ हम जानना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में। और ऐसी सारी कंडीशन बनेगी और हर कंडीशन में हमारे जानने की, हमारी जो जिज्ञासा होगी वो यही होगी। तो भाई एक समय ऐसा आएगा, ये गोल गोल घूमेगा, देखो ये अल्फा आएगा तो ये इसके ओमेगा को बढ़ाएगा। किस रेट से बढ़ाएगा? हम जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, म्यू जी बाई के आर इंटू टी। ठीक है, चलो भाई मैं कह रहा हूं कि टी समय बाद ऐसा हुआ कि ये जो आपके पास बॉल थी, ठीक है, या जो भी आपके पास बॉडी थी, इसकी रफ्तार घटकर हो गई v और इसका एंगुलर स्पीड बढ़कर हो गया ओमेगा, और जो बराबर हो गया किसके, v बाई आर के। तो सवाल पैदा हुआ, बताओ कितने समय में ऐसा हुआ होगा, कितने समय में ऐसा हुआ होगा। तो हम कह रहे हैं भैया ओमेगा की जगह लिख दो, कितना, ओमेगा की जगह लिख दो v बाई आर। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये मिल जाएगा kv बाई म्यू जी। ठीक है, इतने समय बाद ये जो है, ये जो बॉडी है ये कहां आ जाएगी, ये आ जाएगी प्योर रोलिंग मोशन में। लेकिन समस्या ये है कि हम t तब निकालेंगे ना जब हमको v पता होगा। तो हम v कैसे निकालेंगे, तो हम v कैसे निकालेंगे भाई? हम v निकालने का दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बहुत बढ़िया। तो भैया v आपके पास v u आपके पास v नॉट, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखिए a की वैल्यू आपके पास है माइनस म्यू जी। तो यहां पर हम लिख देंगे भैया a की जगह लिख देंगे माइनस म्यू जी, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, t की जगह हम लिख देंगे भैया, ये लिख देंगे kv अपॉन, देखिए kv अपॉन म्यू जी। इस म्यू जी से ये म्यू जी कट जाएगा और kv इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, v को कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास v नॉट अपॉन 1 प्लस के। अरे ठीक है, इतनी रफ्तार होगी जब ये प्योर रोलिंग मोशन में होगा, और k जो है वो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले लगने वाला कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो भैया अगर समय निकालना हो तो समय कितना आ जाएगा, कितनी देर बाद, ध्यान से देखना कितनी देर बाद ऐसा होगा। तो यहां से आप v की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहां पर, के वी नॉट अपॉन 1 प्लस के इंटू म्यू जी। इतने समय बाद ये जो बॉडी है ये कहां आ जाएगी, ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगी। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए कितना डिस्प्लेस हुई होगी। आपसे सवाल क्या पूछ ले कि बताइए कितना डिस्प्लेस हुई होगी, या आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए रोलिंग मोशन के समय ओमेगा कितना होगा। तो जब मैं ओमेगा निकालने चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। तो ये अपन लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर इंटू 1 प्लस के, ये आपके पास हो गया ओमेगा। ठीक है भैया, अब अगर मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो s इक्वल्स टू मैं कैसे लिखूंगा, तो s इक्वल्स टू मैं लिखूंगा भैया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या s इक्वल्स टू हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, देखो v की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, दैट इज v नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर अपने पास वी नॉट का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू जी है, ये यहां बाहर आ जाएगा, यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, देखो जरा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये अपने पास निकल कर आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर को अगर हम बाहर कर लें तो ये अपने पास 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये अपने पास कितना, डिवाइडेड बाई अपने पास हो गया ये 2 म्यू जी। सिंपल, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के फॉर्मूले से निकाला है। तो जब हम इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, और ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस या 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया
डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया भैया वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और ये अपने पास कितना, ये अपने पास 1 माइनस 1 अपॉन, अच्छा ये थोड़ा सा पलट गया भाई, थोड़ा सा पलट गया। वो क्या पलटा है कि भैया हमारा ये माइनस और ये माइनस कट गया है, तो ये प्लस है मेरा और ये माइनस है मेरा, तो ये मेरे पास ये मेरा -1 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, कैलकुलेशन एरर है, माइनर सा कैलकुलेशन एरर है, इसको ढंग से देख लीजिएगा। ये अपने पास हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के -1, यहां पे आपके पास माइनस है, ठीक है। इस 1 से ये 1 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा के, कॉमन कर लीजिए, और फिर आपको मिल जाएगा के प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया कितना, अपॉन के प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अपॉन के प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब अगर आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाई, अगर आपको फ्रिक्शन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं भैया। हमको v पता, हमको ओमेगा पता, हमको ओमेगा नॉट पता, हमको v नॉट पता, क्या है इनिशियल सिचुएशन, ये हमको सब कुछ गिवन है। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है अपनी कैलकुलेशन को करने का, ठीक है। चलिए अब इसी पर बेस्ड मैं आपसे एक सवाल बनाकर पूछता हूं, और क्वेश्चन क्या है आपके सामने बना रहा हूं। इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट मोड में जेईई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि ये आपके पास एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है भाई। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक आपके पास एक हॉलो स्फेयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भैया, एक यहां पर हमने रख दिया हुआ है हॉलो स्फेयर, और ये रहा हमारा वो, ये रहा हमारा वो हॉलो स्फेयर, ठीक है भाई। ये हमारा हॉलो स्फेयर जिसका मास आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है 3 kg, रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, ठीक है भाई। और इसको मैंने ना आगे की तरफ रफ्तार दिया, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। आपके फ्रिक्शन का, रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके वर्क डन का सारा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से क्लियर करेगा। और क्वेश्चन ये है भाई कि इसको हमने इधर की तरफ रफ्तार दे दिया कितना, मान लीजिए ये हमने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है म्यू, छोड़ो अभी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है म्यू, ठीक है। मास दे रखा है आपको 3 kg, रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, समझिएगा। चलिए हम म्यू की वैल्यू भी आपको दे ही देते हैं। म्यू की वैल्यू हम आपसे कह दे रहे हैं भैया ये कितना है, ये आपको दे दिया गया है 0.5, 0.5। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन, कई सारे पार्ट्स होंगे इसके, जो सबसे पहला पार्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा, velocity of center of mass and omega when it starts rolling, जब ये रोल करने लग जाए। अगर मैं इसका ओमेगा आपको दे दूं कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मैंने दे दिया इसका 2 रेडियन पर सेकेंड, या नहीं देता हूं, छोड़ो हटाओ, ओमेगा नहीं देता हूं, अभी ओमेगा को हटा के रखते हैं, ठीक है। अभी ओमेगा वाला एक और सवाल बाद में ले आएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड मैंने इसको दिया, ये आगे की तरफ गया, इसका मास 3 kg है भाई। इसने नीचे वेट लगाना है 30 न्यूटन, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और क्या होगा, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आ जाएगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा म्यू mg के। तो जब ये फ्रिक्शन मेरा म्यू mg के बराबर होगा, म्यू की वैल्यू मेरी 0.5 है, मास मेरे पास कितना गिवन है, मास मेरे पास 3 गिवन है, जी की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है भाई। ये 15 न्यूटन क्या करेगा, एक रिटार्डेशन ऑफर करेगा जो इसके 10 मीटर पर सेकेंड को घटाएगा, और वो कितना रिटार्डेशन ऑफर करेगा, दैट इज इक्वल टू ए, इट इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स है अपने पास 15, और मास इसका दे रखा है 3, तो ये अपने पास हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, प्लस में कि माइनस में, सर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो जो फाइनल स्थिति है इसकी, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो जो फाइनल सिचुएशन है इसकी, देखिए भैया, फाइनल सिचुएशन कुछ टी टाइम बाद ये यहां आ गया, अगर ये कुछ टी टाइम बाद यहां आया, इसकी रफ्तार इधर v हो गई, इधर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गया जो v बाई आर के बराबर हो गया, ठीक है। इनिशियली मेरा ओमेगा कितना था, 0 था, तो भैया बाद में जब ये प्योर रोलिंग में आएगा तो इस पॉइंट की रफ्तार इधर v होगी और इधर r ओमेगा होगी, और v और r ओमेगा दोनों बराबर होंगे। तो सर यहां पर ओमेगा 0 था और यहां ओमेगा v बाई आर है, तो ये ओमेगा लाने का काम कौन कर रहा है, तो ये ओमेगा लाने का काम ये फ्रिक्शन का टॉर्क कर रहा है जो इसके सेंटर के अबाउट लग रहा है, दैट इज टाउ इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा।
ठीक है, तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा से। टॉर्क कितना होगा, टॉर्क आपके पास हो जाएगा 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यही निकाल दो, ये क्या है आपके पास, ये हॉलो स्फीयर है, दैट इज 2/3 इंटू mr स्क्वायर, तो ये अपने पास हो गया 2/3, मास की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये आपके पास 8 हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। भाई आई की वैल्यू हो गई अपने पास 8 और ये अपने पास हो गया अल्फा, और इसको हम देखेंगे तो 2 4 8, मतलब अल्फा अपने पास आ जाएगा 15/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 15/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हमको चाहिए कितनी देर बाद इस एंगुलर एक्सेलरेशन से इसकी रफ्तार v/r हो जाती है, अगर हमको टाइम पता चल जाए तो हम v निकाल सकते हैं, या हमको v पता चल जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं भाई, तब हम जानते हैं v इक्वल्स टू होता है u प्लस at। तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -5, कितना समय लग रहा है उसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है, तो 10 - 5 इंटू टी हो गया। अच्छा, ये ओमेगा से गोल घूम भी रही है, तो ओमेगा इक्वल्स टू अपने पास होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये है 15/4 इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा किसके बराबर हो जा रहा है, फाइनली ये v/r के बराबर हो जा रहा है, और r कितना गिवन है, r गिवन है 2, तो मैं यहां पर r की जगह लिख सकता हूं बच्चा, मैं 2 लिख सकता हूं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2v/15, और इस t की वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूंगा। जैसे इस t की वैल्यू को मैं उठा के वहां रखूंगा मुझे v मिल जाएगा। देखो कैसे भाई, मेरा v क्या है, मेरा v है 10 - 5 इंटू टी, 10 - 5 इंटू टी, और टी की जगह हम लिख देंगे 2v/15, टी की जगह हम लिख देंगे कितना, 2v/15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2v/15 रख दिया, इसको हम इधर लेके आए तो v + 10/15 इंटू v इक्वल्स टू 10, तो ये 15 10 25 25 v/15 इक्वल्स टू 10। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट दे, 5 दूना 10 50 25, तो v की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, और 15 दूना 30, 30/5, क्या बात है भाई, ये अपने पास हो गया, 15 कम 15, 15 10 25 25 v/15, तो v की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 5 से काट दिया, 5 दूना 10 50 में 25 हो गया, और ये 15 दूना 30/5 हो गया, दैट इज 6, तो v आ गया आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार कितनी आ गई, रफ्तार आ गई आपके पास बच्चा 6 मीटर पर सेकेंड। वाह, ये 6 मीटर पर सेकेंड की वो रफ्तार है जिसके बाद वो प्योर रोलिंग मोशन करने लग जा रहा है, और ओमेगा पूछा जा रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा v/r, दैट इज 6/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे इस समय बताओ जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो जब प्योर रोलिंग कर रहा है तो v और r ओमेगा दोनों बराबर हैं, तो क्या यहां पर कोई फ्रिक्शन लगेगा, क्या इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी बन भी रही है, क्या नहीं बन रही है, तो अगर नहीं बन रही है तो यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आफ्टर प्योर रोलिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द स्फीयर, ये सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हर स्थिति में आपका फ्रिक्शन कितना होगा, आपका फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और इसकी वैल्यू आपके पास 0 होगी। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, और अगर कोई टेंडेंसी नहीं है तो मेरा एफएस कितना हो जाएगा, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक कहानी रही, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। अब आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा, अगर वो समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अभी हमने अपने सेकेंड इक्वेशन में लिखा t = 2v/15, t = 2v/15 लिखा भैया, तो v की वैल्यू हमको 6 पता है, तो हमारा टाइम आ जाएगा, ये हमारा b पार्ट है, अपने को निकालना है टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 2v/15, ये अपने पास है 2v/15, तो ये अपने पास 2 × 6/15, तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 2 दूना 4, 4/5 सेकेंड।
4/5 सेकंड लगा। अच्छा, पूछा गया इतने में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है, u है 10 टाइम कितना लग रहा है 4/5 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपने पास हो जाएगा 10 चौक को 40, 40/5 माइनस ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 4 दूना 8, 8/5। तो 40 में से 8 जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 32/5 मीटर। ठीक है, 32/5 मीटर, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया हम लोगों ने, क्या बात है, क्या सही जा रहे हैं अपन। अगर अपने से एक और चीज पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, कह दिया जाए बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, के इनिशियल एंड के फाइनल क्या है। देखिए एकदम कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से निकलने लग जाएंगे। तो जब मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिंपल 1/2 mv² हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इनिशियली इसकी टेंडेंसी बस क्या है, इनिशियली इसकी टेंडेंसी बस आगे की तरफ दौड़ने की है। मास इसका कितना है सर, मास इसका 3 kg दे रखा है, रफ्तार इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। इससे 2 5 10 हो जाएगा, 10/50 और ये अपने पास कितना हो जाएगा, या 3/15, ये आपके पास हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, ये हो गया अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 150 जूल, बहुत अच्छा। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये गोल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका निकाला है क्या, यस सर 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर निकाला है, तो इसकी वैल्यू हम उठा के यहां रख देंगे। और ओमेगा कितना हो गया है फाइनली, तो जो फाइनली हमारा ओमेगा हो गया है, बच्चा ध्यान से देखो, फाइनली ओमेगा हमारा हो गया है 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की जगह लिख देंगे 3 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू मास कितना है, मास है आपके पास 3, रफ्तार है आपके पास 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 4 8। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक का 9, 9 चौक को 36 और प्लस ये कितना, 3 त्रिक का 9, 9 9 छक्के 54, 54। वाह क्या बात है, 36 और 54, 6 4 10 और 5 3 8 1 9, तो दैट इज 90 जूल। क्या बात है भाई साहब, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 90 जूल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 150 जूल है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 90 जूल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 150 जूल है। तो बची हुई भैया यहां पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो जो एनर्जी घटी वो एनर्जी कहां गई, तो हमने कह दिया भैया कि वो एनर्जी हमारी वर्क डन बाई फ्रिक्शन में गई, दैट इज के इनिशियल माइनस के फाइनल। क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क कैसा होगा, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा। अरे भाई कितना वर्क किया फ्रिक्शन ने, तो फ्रिक्शन ने वर्क किया भैया 150 माइनस 90, 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, ये अपने पास हो जाएगा 60 जूल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमने निकाला है ये सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, वेरिफिकेशन के लिए आप निकालो डायरेक्टली वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमको दिख रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमको दिख रही है 15 और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ है 32/5। क्या बात है, 32/5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू 32/5। ठीक है, 5 से 15 और ये कितना हो जाएगा, ये देखो भाई मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 3 दूना 6 और भाई बहुत बढ़िया 3 त्रिका 9, 96 जूल। क्या बात है, यहां से मेरा फ्रिक्शन आ रहा है 96 जूल, यहां से मेरा फ्रिक्शन हो रहा है कितना, यहां से मेरा फ्रिक्शन हो रहा है भैया 60 जूल। ओहो कौन सा सही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहां पर, बताइएगा बताइएगा भैया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सोच कर बताइएगा। देखिए बहुत बढ़िया जगह आपको रोके हैं, बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको देखना है, यही हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इस पर आपको समय दे रहे हैं। बहुत अच्छे से बहुत ढंग से सोचिएगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन 96 जूल कैसे भैया,
5 तिहाई 15 हो गया और अपने पास देखो 15। डिस्प्लेसमेंट कितना था अपने पास? डिस्प्लेसमेंट अपने पास 32/5 मीटर आया था, सही आया था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने पास 96 आ रहा है, देख रहे हो, ये इसको या माइनस एफ कर लो तो माइनस 96 जूल आ रहा है। यहां पर देखो इसको माइनस 60 लिख सकते हैं चाहो तो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, तो माइनस लिखे रहोगे तो तुमको ज्यादा अच्छा फील आएगा। वैसे हमने ये कंसीडर कर लिया था कि हमारा जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो नेगेटिव ही है, बट उस नेगेटिव को अपना फिजिकल प्रेजेंस के साथ रखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, मैं अगला क्वेश्चन, अगला पोर्शन यहीं से उठाऊंगा। यहीं आपको दिमाग लगाना है, सोचना है कि ये माइनस 96 जूल कैसे है, जबकि ऊपर वाले से मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन से जो जूल मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, वो माइनस 60 जूल मिल रही है। यहां हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। इसको सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगली वाली क्लास का प्योर रोलिंग मोशन का दूसरा पार्ट हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।